यह केवल जेईई मेंस में टॉपिक आते हैं, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन। लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि इससे सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। अब इधर 2-3 सालों से 4 सालों से बहुत ही कम आए हैं, लेकिन एनटीए क्योंकि पेपर ले रहा है उसमें बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, तो किसी 1-2 पेपर में हो सकता है आ जाएगा 2 क्वेश्चन। अदरवाइज सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट ये है इंडक्शन। हाइट एंड डिस्टेंस बल्कि इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इधर 4-5 ईयर से लगातार उससे एक क्वेश्चन आ रहा था। एनटीए के सभी पेपर में तो नहीं था, लेकिन कई पेपर्स में था। आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि एनटीए पेपर ले रहा है, और कैसे होता है पेपर, जो है कि इस साल 23 से 26 फेब को पेपर डेट आई है। हाँ सर। तो उसमें से हो सकता है कि 3 दिन हो। 23 को मान लीजिए बीटेक का पेपर है, मान लेता हूँ मैं 23 को बीटेक का पेपर है, तो मॉर्निंग में होगा एक स्लॉट, फिर इवनिंग में एक स्लॉट होगा, फिर ऐसे ही 24 को होगा मॉर्निंग में इवनिंग में, तो 5-6 स्लॉट होते हैं पेपर के। तो उन 6 पेपर्स में से हो सकता है कि 3-4 पेपर में हो हाइट एंड डिस्टेंस, बाकी 2-3 पेपर में नहीं भी हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस का है। और अगला टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। उससे लगभग हर पेपर में क्वेश्चन होता है एक, ज्यादातर अभी तक जो पहले ट्रेंड था उससे हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा था। स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आ रहा था। इंडक्शन से पहले क्वेश्चन आते थे थोड़े, इधर नहीं आ रहे थे। तो इन 4 टॉपिक को मिलाकर के आप ऑन एन एवरेज देखें तो 3 क्वेश्चंस पहले आते थे, 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके लिए आपको सभी को पटेल मैंने भेज दिया था, उसका पीडीएफ आप सभी के पास है, प्रिंटेड चाहिए तो यहाँ से ले जाएं, और इसके टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इस पर आप क्वेश्चंस जो दिया है मैंने आपको उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लस साथ ही मैं इनके टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। मतलब कि आप प्रैक्टिस करने के बाद वेबसाइट पर, अपनी jiggyan.com वाली वेबसाइट पर टेस्ट भी दे सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स सबके अलग अलग टॉपिक टेस्ट, मतलब केवल हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट, केवल इंडक्शन रीजनिंग का टेस्ट, और केवल ही स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट, वैसे भी पेपर्स आपको मिल जाएंगे उस पर। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की। पहले मैथमेटिकल इंडक्शन इस टॉपिक में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। स्टेटमेंट मतलब एलएचएस आरएचएस या एक इक्वेशन दी हुई है, एक आइडेंटिटी दी हुई है, वो आपसे बोला जाता है कि प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ, एक स्टेटमेंट है 1 या +2 +3 +4 अप टू n, कितना होता है n × n + 1/2। ये हम सबको ऐसे ही पता है कि होता है, लेकिन आपसे कहा गया ऐसे ही कुछ दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है जो हमें डायरेक्ट नहीं पता कि ऐसा होता है। कहा जाएगा कि प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो हम कहते हैं दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर n। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है P ऑफ n। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से P वर्ड है P ऑफ n। ये एक स्टेटमेंट है, हमसे कहा जाएगा प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, कोई स्टेटमेंट दिया हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहाँ तो मैंने प्रूव दैट लिख दिया, ठीक है। वहां पे ऑप्शंस देखेंगे आप तो जनरली क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की। कई बार ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है कि इनमें से कौन सा सही होगा। कई बार ऐसा हो सकता है प्रूव दैट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लिखिए। तो 1 के लिए हमें नहीं प्रूव करना है, 2 से प्रूव करना है, 2 3 4 5 6 के लिए। फिलहाल यहाँ सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हम इसको कैसे देखते हैं, देखें इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसको प्रूव करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये n = 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट दैट फॉर n = 1 इट मस्ट बी ट्रू, दैट इज P1 इज ट्रू। ये आप चेक करो। तो P1 अगर आप देखोगे तो LHS क्या आएगा, उसमें 1 आएगा, और RHS क्या आएगा
1 इंटू 1 प्लस 1/2, ये भी 1 आएगा। LHS RHS के बराबर आ रहा है 1 के लिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। Therefore it is true for n is equal to 1. It is true for n is equal to 1. Second, जब ये n is equal to 1 के लिए ट्रू हो गया, क्वेश्चन में अगर लिखा होता n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करो, तो हम 1 नहीं देखते, फिर 2 देखते। स्टार्टिंग मतलब मिनिमम जो है पहले उसको देखना। तो n नेचुरल नंबर लिखा था तो मिनिमम तो 1 था, तो 1 के लिए देखा। क्वेश्चन लिखा 2 से स्टार्ट करो तो 2 देखते पहला। क्वेश्चन लिखा n ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 के लिए प्रूफ करो तो पहला 10 देख लेते। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट, लेट or assume that it is true for n is equal to k, that is pk is true। ये assume करना है pk is true, ठीक है। ये n बराबर k के लिए ये ट्रू है ऐसा assume कर लिया हमने, और इसकी हेल्प से and prove that using it prove that pk plus 1 is true। मतलब pk ट्रू है तो ये इंप्लाई करता है कि pk plus 1 भी ट्रू होगा। इसकी हेल्प से ये अगर हम प्रूव कर दें तो उससे क्या होगा, pk से pk plus 1 या pn से pn plus 1 अगर हम प्रूव कर दें, देखो जैसे ही मैं n k की वैल्यू 1 रखूंगा तो p1 ट्रू है तो p2 ट्रू हो गया, p2 ट्रू हो गया। अब 2 रखेंगे तो p2 ट्रू हो चुका है, तो 2 से फिर 3 ट्रू हो गया, 3 से फिर 4 हो गया, तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 स्टेप होते हैं इसमें। पहला स्टेप मिनिमम वैल्यू के लिए देख लिया 1 के लिए, फिर दूसरा केस क्या करना होता है, n इज इक्वल टू k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं ट्रू है, उसकी हेल्प से k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ p के हमने ट्रू अज्यूम किया, तो p के क्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k बराबर k इंटू k प्लस 1/2। ये सत्य है, यही है ना, ये ट्रू है। अब इसकी हेल्प से प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 बराबर, यहाँ k की जगह k प्लस 1 लिखोगे तो k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 प्लस 1/2। तो इसकी हेल्प से हमें ये बोलना है कि ये भी सच होगा, ये भी ट्रू होगा, ठीक है ना। तो सच के सिवाय ये कुछ और नहीं हो सकता है, ये हमें प्रूव कर रहे हैं। तो हो गया काम। तो इसका LHS ले लेते हैं pk प्लस 1 का। तो इसमें देखिए 1 से k के प्लेस पर हम इससे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k की जगह क्या लिखोगे, k इंटू k प्लस 1/2 प्लस क्या है k प्लस 1 इसमें से कॉमन क्या हुआ है k प्लस 1, एलसीएम लोगे k/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो k प्लस 2 अपॉन 2 RHS। ये तो RHS है, इसका मतलब क्या हुआ, pk प्लस P of k is equals to P of k plus 1। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये सच के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। मतलब ये दिस इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। तो ये है मैथमेटिकल इंडक्शन, यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। टॉपिक ओवर, इसमें और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस और देखने हैं आपको। इस टॉपिक में और कुछ ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं है। यस सर। देख लेंगे क्वेश्चंस तो और हम, ये आपको सभी को मिल गया है, ठीक है। हर एक टॉपिक पे 4 टॉपिक, मैथमेटिकल इंडक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें 2-2 एक्सरसाइज हर टॉपिक पे। एक्सरसाइज नंबर 1 कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज नंबर 2 वो क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस जेईई मेंस में आए। तो इन्हीं से मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं आपके साथ, बाकी आपको और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखिएगा।
सर 1 मिनट सर, इसे अभी लिख रहे हैं। हाँ बोलिए बेटा। सर अभी लिखा नहीं है अभी सर, अब मत करना। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लें। ऊपर बस क्वेश्चन मैंने हटा दिया, 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n इंटू n + 1/2 लिखा हुआ था। तो ये एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन, और कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडक्शन से प्रूव करें। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको लगता है सीक्वेंस से हो रहा है क्वेश्चन, सीक्वेंस से कर दो, हमें क्या है, ऑप्शन ही तो है। कैसे भी करना है आप, जो सिंपल मेथड सबसे सिंपल जो लगे उससे करो। ये तो सिंपलिसिटी करें तो ट्रू होता है सर। ये तो ट्रू होता है, ये आपको ऐसे पता है, तो कुछ नहीं करना है, ये तो हमें पहले से पता है, ये सच है, खत्म। हाँ सर। ठीक है, मान लो 1 + 2 + 3 अप टू n बराबर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, n इंटू n + 1/2। दूसरा ऑप्शन दिया था n इंटू n + 2/2। तीसरा ऑप्शन लिखा था n + 1 इंटू n + 3/2। ठीक है, वहां लिखा नहीं है कि इंडक्शन से करना है, लिखा भी हो तो क्या है, हमें तो सही ऑप्शन टिक करना है। हाँ सर। ये ऑप्शन टिक करिए। यस। तो क्वेश्चन में इंडक्शन वगैरह नहीं लिखा होगा, और लिखा भी हो तो आपको तो देखना है किससे सबसे आसान लग रहा है। ये क्वेश्चन मैं सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a पावर 2n - 1 प्लस b पावर 2n - 1 इज डिविजिबल बाय। ये किससे डिविजिबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है a + b, दूसरा है a + b स्क्वायर, तीसरा है a + b क्यूब, फोर्थ है नन ऑफ दिस। a 1 2 3 4। नोट करेंगे और A + B। सर A + B। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर। एक एंड 1 रखते ही, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर के लिए 1 रखते ही क्या आ रहा है, a + b, और a + b से A डिवीजन, + B से डिविजन है। n2 रखा, कितना है, a³ + b³, a³ + b³, क्या लिखोगे, a + b इंटू a² + b² - ab, किससे डिवीजन है, a + b से। ऐसे ही कर दिया आपने, फिर भी और चाहिए, मन नहीं भरा कि क्यों a + b से, और कैसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं क्या, a पावर 2n - 1 प्लस b पावर 2n - 1 इक्वल टू a + b इंटू, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ? किसी को इसका फैक्टर पता है क्या, a + b इंटू क्या होता है? सर a की पावर n - 1 सर a की पावर n - 1 a पावर 2n - 2 इंटू a पावर 2n - 1 हुआ, ठीक है। b यहाँ प्लस में आएगा, a पावर 2n - 2 इंटू b, ये ज्यादा आ जाएगा ना, माइनस, क्या करिए, a पावर 2n - 1 इंटू b, कितना हो गया, a पावर 2n इंटू b, फिर इससे आएगा माइनस, फिर प्लस कीजिए, a पावर 2n - 2 b स्क्वायर अप टू b पावर 2n - 1, ये इसका फैक्टर होता है, प्रूव करना है। अभी ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो b by a सर। माइनस b बाई ए, लगाओ फॉर्मूला जीपी का, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। वो आपको ऊपर है, कैसे आप देख लेते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है इसका, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर which divides n + 1 into n + 2 into n + 3 up to n + r for all n belongs to natural number। फर्स्ट ऑप्शन है r, सेकंड है r फैक्टोरियल, थर्ड है n + r, फोर्थ है r + 1 फैक्टोरियल। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
बताइए जो कि इसको डिवाइड कर देगा, मतलब जो जिससे ये हमेशा डिविजिबल हो। सर ए। ए आर से ग्रेटेस्ट पूछा है, लिस्ट नहीं पूछा। आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर जो हमेशा इसमें से कौन सा वो सबसे बड़ा नंबर जिससे सर बी। सर सी। ए बी सी। हाँ एक और बच गया, सेकेंड ऑप्शन सही। देखिए आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। कैसे? ध्यान से देखिए, n+1 n+2 n+r है लिखा, ये लिखा है, इसमें n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। n फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 अप टू n, ये पूरा क्या बन गया n+r अपॉन n फैक्टोरियल, इसमें r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये क्या है n+rcr इंटू r फैक्टोरियल हुआ। n+rcr एक इंटीजर है, इंटीजर इंटू r फैक्टोरियल मतलब किससे डिविजिबल होगा, r फैक्टोरियल से हमेशा फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ n r consecutive integers will be always divisible by r factorial। कोई इंडक्शन की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो करना चाहते हो 1 रखो n की जगह, 2 × 3 r+1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है, ठीक है। लेकिन फिर सभी ऑप्शंस आपको देखने पड़ जाएंगे, कौन कौन सा चेक करें 1 से 2 से। थर्ड क्वेश्चन देखो, 49 पावर n plus 16n minus 1 is divisible by क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट है 3, सेकंड है 64, थर्ड है 19, फोर्थ है 29। बोलो बी। बी दिख रहा है, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? n1 रखो, इसमें 1 रखते कितना है 49 प्लस 64 माइनस 1 64, 64 किससे डिविजिबल है? क्या बोलेगी ऑप्शन? तो इसी यही आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता, है कि नहीं? ये एक्सरसाइज 1 के मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाए। तो एक्सरसाइज 2 का देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 कौन सी है? जिसमें यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है ए मेंस के। इसका पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, AIEEE 2002 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, एक्सरसाइज। हाँ बोलो। सर बिना इंडक्शन के कैसा होगा? बिना इंडक्शन के? बिना इंडक्शन के ही तो क्या इसमें n1 रख दिया बस, क्या इसमें कहाँ सर मतलब इसको वैसे प्रूफ कर सकते हैं? वैसे कैसे प्रूव करना चाहता है? कोई बराबर तो दिया नहीं है तो किसकी प्रूफ करेंगे? अब देखना तो पड़ेगा ना किससे डिविजिबल। डिविजिबिलिटी तो भाई ये 64 से तो 8 से भी है कि नहीं? 8 से देखा जाए बहुत सारे और भी नंबर से डिविजन है, लेकिन अगर आपको कुछ इसमें चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 + 48 पावर n, ठीक है, बाइनोमियल लगा दो, 1 कैंसिल, यहाँ से मिलेगा 48n + 16n 64n, बाकी सब भी 64 के मल्टीपल होंगे तो 64 से डिविजिबल। ओके सर। ओके, इसका देखिए JEE 2002 का क्वेश्चन है, an बराबर √7 + √7 + √7 having n रेडिकल साइंस। n रेडिकल मतलब रूट, ये रूट कितने हैं? n है। देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन है, वैसे आप सभी अपने पास जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं अपने पास ये शीट रखें, प्रिंटेड रखें और अच्छा रहेगा। an ग्रेटर देन 7, n ग्रेटर देन or equal to 1 के लिए
an greater than 7 for every n greater than equal to 1. सेकेंड ऑप्शन है an greater than 3 है for every n greater than or equal to 1. थर्ड है an less than 4 है for every n greater than or equal to 1. फोर्थ है an less than 3 for every n greater than or equal to 1. नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं बताइए. सेकेंड आंसर है. थर्ड. कैसे पता चला बेटा सेकेंड है? आर्यन समय में कुछ ऐड होना है सर वो स्क्वायर रूट 7 प्लस a नहीं बन रहा. रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, तो ये सेकेंड होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए. आर्यन का कहना है 7 सेकेंड होगा और यहाँ से कोई बता रहा है थर्ड होगा. थर्ड क्यों होगा बताओ बेटा? सर इसको रूट वाली एक्सप्रेशन को अंडर रूट 7 प्लस an की फॉर्म में लिख के फिर स्क्वायर कर दिया. देखो कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं सारे, एक देखते ही बता देते हैं आंसर. ए बी सी डी देखा, फट से क्लिक होता है कि फर्स्ट होगा सेकंड होगा. कितने होशियार. कुछ सॉल्व देखो, रीजन परफेक्ट. हाँ, इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो रीजनिंग परफेक्ट रखेंगे क्यों है? या बाद में जब ब्रिज बनाने जाएंगे तो कुछ थोड़ा हल्का फुल्का टेढ़ा वगैरह बना देंगे. कहीं चलता है थोड़ा झुक के चल जाएगा आदमी, थोड़ा टेढ़ा होके चल लेगा. इंजीनियर बनने जा रहे हो ना, रीजनिंग देख के लग रहा है कि ग्रेटर देन 3 होगा, लेस देन 4 होगा. मैथमेटिकल रीजनिंग दें ठीक से. ठीक है, प्रिसाइज हो. देश का दुनिया का भविष्य आप लोग है. देखिए कैसे करेंगे. पहला ग्रेटर देन 7 हो नहीं सकता. क्यों? 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? रूट 7. रूट 7 7 से बड़ा तो है नहीं. 1 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है ना, 1 लिखेंगे रूट 7 आएगा. रूट 7 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता. सेकंड भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. 2 रखिए, 2 रखिए कितना है? रूट 7 प्लस रूट 7 a2. रूट 7 2 से बड़ा होगा, मतलब ये वैल्यू 9 से बड़ी हुई, मतलब ये a2 3 से बड़ा होगा, लेकिन a1 3 से छोटा होगा. तो a2 3 से बड़ा, तो an लेस देन 3, ये भी नहीं हो सकता. ये सारे तो नहीं हो सकते. बचा ये होगा. ये एक रीजनिंग है, लेकिन फिर भी इसका परफेक्ट वैल्यूज भी हम थोड़ा ऑब्जर्व और कर सकते हैं. कैसे? चलो मैं इसको अगर इनफाइनाइट तक ले लेता तो an उससे छोटा ही होगा ना. रूट 7 आप n टाइम्स लिखो या इनफाइनाइट टाइम्स लिखो. इनफाइनाइट टाइम्स लिखोगे तो वो इससे थोड़ा बड़ा ही आएगा, छोटा तो होगा नहीं. मान लो इनफाइनाइट तक मैं लिख देता हूँ, इसे x एज्यूम कर लेता हूँ. इसमें फर्स्ट टर्म हटा देते हैं तो ये भी वैल्यू क्या होगी? x. ये आगे रूट 7 प्लस x स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस रूट 7 सॉरी रूट 29 अपॉन प्लस माइनस अपॉन 2 माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. निगेटिव होगा नहीं, चलो पॉजिटिव. रूट 29 5.4 अप्रोक्सीमेट प्लस 1 6.4 अपॉन 2 अप्रोक्सीमेट 3.2. इनफाइनाइट तक चलोगे तो भी तो उससे छोटा ही होगा. तो मतलब इनफाइनाइट तक चलेंगे तब भी 3.2, मतलब 4 से तो हमेशा ये छोटा ही है. तो ये an 4 से छोटा होगा, कोई भी वैल्यू रखे, तो इसलिए आंसर थर्ड है. नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो देख लें. किसी को भी कोई डाउट है इसमें?
कोई भी डाउट है तो पूछिए इन दो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इजी है, आप एक्सरसाइज करके देखिएगा इसकी। नेक्स्ट क्लास का यही होमवर्क रहेगा 1 और 2 मैथमेटिकल इंडक्शन की सिंपल क्वेश्चंस हैं, बनाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। देखते हैं क्या होगा इसमें। 11th में नहीं है, 12th में नहीं है ना, एनसीईआरटी में 10th में है, लेकिन ये जेईई मेंस में आता है। पहले हुआ करता था एडवांस में भी, बहुत पहले जब हम लोगों ने दिया था। आपको टाइम सब्जेक्टिव था? हाँ, सब्जेक्टिव हुआ करता था। 2001 तक था ये हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस के सिलेबस में, फिर इसमें आ गया मेंस में, AIEEE में, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस को हटा दिया गया एडवांस से। ठीक है, लेकिन नए टॉपिक ऐड भी हुए, जैसे कि 3D पहले नहीं हुआ करता था एडवांस, वो ऐड हो गया 2000। मैथमेटिकल इंडक्शन भी पहले हुआ करता था एडवांस के सिलेबस में, ये दोनों टॉपिक थे, वो भी हटा दिया गया एडवांस में, वो भी नहीं आता। लेकिन उसके जगह एक और टॉपिक ऐड कर दिया 2002 से ही, मैट्रिसेस। बात करते हैं इसकी हाइट एंड डिस्टेंस की। सौमिल क्या पूछना है बोलो। हैंड रेस था इसलिए मैंने पूछा उससे, कोई बात नहीं। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल ज्यादातर बनते हैं, ट्राइंगल्स बनते हैं, उसमें हम लोग tan थीटा का cot थीटा का इनका फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, या साइन रूल को साइन रूल अगर कहीं जरूरत पड़ रही तो उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है और आप ऑब्जर्वर हैं, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, यहाँ पे हाइट पर कोई है पॉइंट या ये मार्कर है, मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी आई के एंगल को क्या करना होगा, आईज को एलिवेट करना। इसको देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए मुझे अपनी आंखें एलिवेट करनी, जिस एंगल से एलिवेट करनी है उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहां पर ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, तो ऑब्जर्वर को अपनी आई को जिस एंगल से एलिवेट करना है इसे ऑब्जर्व करने के लिए, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे चांद को रात में, तो वहां पे एंगल एलिवेट कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ यही एलिवेशन है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, ऑब्जर्वर किसी हाइट पर है, ऑब्जेक्ट उससे लोअर हाइट पर है, नीचे जमीन पर ऐसे है, अगर नीचे की तरफ है और मुझे इसको देखना है इस ऑब्जेक्ट को नीचे, तो मुझे अपनी आइज को झुकाना पड़ेगा, डिप्रेस करना होगा, जिस एंगल से झुकाना पड़ेगा वही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर से
हॉरिजॉन्टल पैरेलल एक लाइन बनाओ और ऑब्जेक्ट अगर इससे लोअर हाइट पर है तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए जितना इसको अपने आइज को डिप्रेस करना होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई प्रॉब्लम इन दो पॉइंट्स में? नो सर। देख लें, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि नो सर। है इसकी हाइट एंड डिस्टेंस की और इसमें कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं और उससे आप कैलकुलेट कर लेते हो, मतलब थ्योरी वाइज देखें तो कंप्लीट है। और कुछ इसमें हो सकता है कुछ और भी लिखा हो, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेन फिर क्वेश्चंस के टाइप्स देखने हैं, मतलब ये कंप्लीट टाइप्स क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसकी एक्सरसाइज 3 और 4 देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। या एक्सरसाइज 4 से ही ले लेते हैं एग्जांपल्स, सीधे आईआईटी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए एक्सरसाइज 4 फर्स्ट क्वेश्चन, तो एमसेट लिखा हुआ EAMCET, पता है ये क्या होता है EAMCET? इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आंध्रा में हुआ करता था, ठीक है। अब आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग हो गए, तो उसका आंध्रा का अलग होता है, आंध्रा एमसेट और तेलंगाना एमसेट। इसमें क्या होता है सर? जैसे स्टेट का एग्जाम, स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, तो वो उसका पेपर का ये क्वेश्चन है फर्स्ट। तो इससे चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। एमसेट 2002 का क्वेश्चन है, फ्रॉम a point on a level ground, from a point on a level ground, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a pole is 30 degree. First of on moving 20 meter nearer, the angle of elevation is, the angle of elevation is 45 degree. Find height of pole. टेन इंटू रूट थ्री प्लस वन। एक पॉइंट है लेवल ग्राउंड पर, वहां से एक टॉप पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन √3 - 1। 20 मीटर और जब पास में गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया। हाइट पोल की कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस हैं इसमें, मैं ऑप्शंस आपको नहीं बता रहा हूँ। तो 10 इंटू √3 + 1। 10 इंटू √3 + 1, ठीक है। सर 20 × √3 - 1। 20 इंटू √3 - 1, ये भी ठीक होगा। दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं सर, डिवाइड में आ रहा है सर वो। 20 डिवाइडेड बाय √3 + -1। देख लो, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ध्यान से कैलकुलेशन करिए, बहुत ही आसान है, आप देख ही रहे हैं, और 10th का है, ये भी मालूम है आपको। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, उसी लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे होते ज्यादा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट है लेवल ग्राउंड पे, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन पोल के एक टॉप का कितना है 30 डिग्री। अगर ये हाइट h है, ठीक है ना, तो ये देखो AQ क्या होगा, PQ/AQ बराबर हुआ tan 30 1/√3। PQ को लिखा हमने h, तो AQ कितना आ गया h√3, ठीक है ना, h√3। अब 20 मीटर और इधर आ गए, यहाँ B पॉइंट पे है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। 45 है, 45 है तो ये भी, ये 90 है तो ये 45, तो मतलब ये भी h ही होगा।
ऐसे निकाल सकते हो या tan45 लगा सकते हो, दोनों से आ जाएगा। इन दोनों का सम ही h√3 है, h√3 बराबर 20 प्लस h, तो h इंटू √3 - 1 बराबर 20, तो h बराबर कितना आ गया 20 अपॉन √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लिया, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √3 - 1 टू √3 + 1, 3 - 1 2, 2 से डिवाइड हुआ तो 10 इंटू √3 + 1, यही आंसर हुआ। बताएं कोई दिक्कत है फर्स्ट में? सेकंड क्वेश्चन, AIEEE 2003 सॉरी AIEEE 2003 का 2003 the upper 3/4 portion of a vertical pole subtends an angle tan inverse 3/5 at the point in the horizontal plane through its foot and at a distance of 40 meters from the foot and at a distance of 40 meters from the foot. A possible height of pole is दो आंसर आ रहे होंगे इसलिए पॉसिबल पूछा गया है, तो ऑप्शन में से जो हो उसको लिखना है। तो फर्स्ट है 40, सेकंड है 60 मीटर, थर्ड है 80 मीटर, फोर्थ है 20 मीटर। नोट करेंगे। अपर 3/4 पोर्शन ऑफ वर्टिकल पोल है, उसका ऊपर का 3/4 पोर्शन, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल tan inverse 3/5 at a point in horizontal plane। horizontal plane में एक पॉइंट पर ये जो पोर्शन है कितना एंगल बना रहा है tan inverse 3/5 40 मीटर and at a distance of 40 मीटर from the foot, और ये कितने डिस्टेंस पर है 40 मीटर पर है। तो हाइट पोल की कैलकुलेट करो। 40। यस सर 40 हाइट भी 40 है नहीं? सर 40 ठीक। सर 40 मीटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब बताओ। चलो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। क्या कहा गया, एक पोल था, इसका अपर 3/4 पोर्शन, अगर इसकी हाइट h थी तो ये जो 3/4h है और ये है h/4। ये किसी पॉइंट यहाँ पर A पर जिसकी डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, उस पर ये जो PR पोर्शन है, मतलब P और R को ज्वाइन करिए इस A से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये कितना है tan इनवर्स 3/5। थीटा tan इनवर्स 3/5 मींस tan थीटा 3/5। ये क्वेश्चन में दिया है, ये डायग्राम मिल गया, इससे h निकालना है। यही है क्वेश्चन। देखिए, अपर 3/4 पोर्शन ऑफ वर्टिकल पोल subtends an angle of tan inverse 3/5 at a point in horizontal plane through its foot and at a distance of 40 meter from the foot। 40 मीटर है फुट से। A possible height of the pole is, तो इस पोल की हाइट कैलकुलेट करना। तो कैसे करना चाहिए इसे बताइए, कौन थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। आंसर तो आ गया सर जो नीचे वाला एंगल है उसको भी सर कुछ अल्फा मान लेते हैं।
सर tan अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके कर tan of alpha plus theta equal to h by 40 और tan of theta equal to h by 4 by 40. ठीक, सही है। ये एक बड़ा एंगल ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं अल्फा और इसको ले लेते हैं बीटा। ये थीटा जो है अल्फा माइनस बीटा, तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा क्या हुआ, h अपॉन 40। ये पूरी हाइट कितनी हुई, h अपॉन 40, इवन ये बिगर एंगल है अल्फा, ये छोटा वाला एंगल लिया बीटा, तो tan बीटा कितना h by 4 अपॉन 40 मींस h अपॉन 160 होगा। और ये जो थीटा है अल्फा माइनस बीटा, मतलब tan थीटा tan अल्फा माइनस बीटा, मतलब tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan थीटा की जगह क्या लिखोगे, 3/5 tan अल्फा h by 40 माइनस h अपॉन 160 अपॉन 1 प्लस h by 40 इंटू h अपॉन 160। लिखेंगे, बोलो कोई डाउट है? एलसीएम लेंगे, यहां से h की वैल्यू आएगी सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक है दो वैल्यू आएंगी, एक तो 40 आ रही है और दूसरी 160. 160। ठीक है, इसको सॉल्व करके दो वैल्यू आ रहे हैं, h 40 एंड 160, तो इसलिए 40 केवल ऑप्शन में है, तो इसलिए 40 आंसर दिया। बोलो किसी को भी डाउट है समझने में? सर ये देखना सर एक मिनट, इसमें क्या एक बार देखें, कॉपी दो। ये है थीटा, पूरा एरिया θ1, थीटा प्लस θ1 h by 20। थीटा किसको लिए होते, ये छोटे वाले को, हाँ और सर, इसको लिए θ1, हाँ ये थीटा लिया, ये θ1 लिया, ये ना कर, हाँ सर, तो h by 20 क्यों हुआ, h by 40 हुआ ना, 40 दिया है ना, तो तुमने 20 लिया तो उसका डबल कर दो, 20 80 आ रहा है तुम्हारा, 40 160 आएगा। तो देखें, आप पूरा क्वेश्चन सही कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ही गलत लिखे तो क्या आएगा आंसर, तो ध्यान दें इस पे, ठीक है ना, ध्यान से बनाए। चलो ये तो मैंने, ठीक है, जेईई 2003 का क्वेश्चन किया, करते हैं थोड़े नए क्वेश्चन जेईई 2015 का, कि पुराने क्वेश्चंस कर लिए, पता नहीं नए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो नए भी देखते हैं। 2015 वाला क्वेश्चन देखिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, आप लोगों से ही बन रहे हैं, पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक ही दिन में ये दूसरा टॉपिक पढ़ते हुए आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको कि भाई मुझसे बनेंगे, थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, मेंस में कितने क्वेश्चन है, 25 आ रहे हैं, 30 आएंगे, तो 5 ऑप्शंस हैं, 25 ही तो करने हैं, और उसमें भी आपने 7-8 भी कर लिए मैथ्स में, वही एवरेज दूसरे में भी रखेंगे तो भी एडवांस में सेलेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जेईई 2015 वाला क्या है, if the angles of elevation of the top of a tower from 3 collinear points A, B and C on a line leading to the foot of the tower, are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively, then the ratio AB is to BC is equal to, again option दिया है, 1 is to √3, 2 is to 3, √3 is to 1 and √3 is to √। बनाएंगे इसको,
angle of elevation of the top of a tower from 3 collinear points A, B, and C on a line leading to the foot of the tower are 30 degree, 45 degree, and 60 degree respectively. Then the ratio AB is to BC. बनाएंगे. Question number 3. The √3:1. √3:1. थर्ड ऑप्शन बताया है ऐसा ने. क्वेश्चन नंबर 22. थर्ड ऑप्शन सही है. √3:1. वेरी गुड. √3:1. बढ़िया बेटा. सर √3:1. सी ऑप्शन. आदित्य यहाँ सी. वेरी गुड आदित्य. देखो बन रहे हैं ना क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चंस भी बहुत आते Yes, हैं. sir. केवल टेस्ट की परफॉर्मेंस में आपके नेगेटिव नंबर आ जाए तो डरना नहीं है. टेस्ट तो थोड़े टफ लिए जाते हैं ना कि आप टफ हो जाएं. ठीक है. टेस्ट में अगर इजी पूछ लेंगे तो और उधर टफ आएगा तो फायदा नहीं है ना. फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी. ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी सी और एक फुट ऑफ टावर से ये कोलिड कर रहे हैं. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, इससे 45 डिग्री और इससे 60 डिग्री. लेट अस अज्यूम ये हाइट जो थी ये h है. अब पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ए पी क्यू. इसमें tan 30 बराबर कितना होगा h अपान ए क्यू. मींस ए क्यू कितना होगा h cot 30 डिग्री h अपान tan 30 और √3h. ऐसे दूसरा ट्रायंगल बी क्यू ए पी क्यू लिखा है. दूसरा लो बी पी क्यू. tan 45 बराबर h अपान बी क्यू. तो बी क्यू कितना आया h. ऐसे ही लोग ट्रायंगल सी पी क्यू tan 60 बराबर h अपान सी क्यू. तो सी क्यू आ गया यहाँ से h cot 60. या डायरेक्ट लिख सकते हो a क्यू इज h cot 30, h cot 45, h cot 60. क्विक सोच सकते हैं उतना क्विक सोचिए आप. ये h cot 60 कितना होगा h by √3. अब हमें ए बी निकालना है और ए सी. ए बी क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू. ए बी इज टू बी सी. ये निकाला ना. ए बी क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू. ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दीजिए. ए क्यू में से बी क्यू माइनस करिए. ए बी आ गया. ऐसे ही बी सी क्या है बी क्यू माइनस बी क्यू. ए क्यू कितना हुआ √3h माइनस बी क्यू एच अपान h माइनस h अपान √3. h कैंसिल हो गया. हो गया एलसीएम लोगे √3 - 1 √3 - 1 कैंसिल. कितना आ गया √3. दैट इज √3:1. यही थर्ड ऑप्शन है. देखिए टफ है क्या क्वेश्चन. बहुत सारे लोग का आया ही था और कुछ बाकी स्टूडेंट्स का आने वाला था. डायरेक्शन यही बना रहे होंगे आप भी. कोई दिक्कत है बोले समझने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 जेई 2016 का. जेई मेंस 2016 आप देख लीजिए. इसमें क्वेश्चन 2014 में आया, 15 में आया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 से एनटीए लेने लग गया है पेपर. ठीक है. हर साल ही पेपर में क्वेश्चंस आ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस से. जो आपसे बोल रहा था 4-5 ईयर से नियरली हर पेपर में रहता है क्वेश्चन. देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन. अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स a vertical pillar
in a straight path at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. Angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. After walking for 10 minutes from A in same direction at a point B, he observes that angle of elevation is 60 degrees. Then the time taken by him from B to reach the pillar. अगर आप अपने पास ये रखेंगे तो मुझे इतना नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बस क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और आप कर लेंगे. A man is walking towards a vertical pillar. ठीक है, एक पर्सन एक वर्टिकल पिलर की तरफ वॉक करता है एक स्ट्रेट पाथ में, यूनिफॉर्म स्पीड है. ठीक है, सेम स्पीड के साथ, कोई फिजिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, हमें थोड़ी सी तो है. एट अ सर्टेन पॉइंट ए ऑन द पाथ, एक पॉइंट जैसे मैं हूं ए पर से उसने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन पिलर का कितना है 30 डिग्री. उसके बाद 10 मिनट और जब उधर चला तो जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो वहां से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री. तो अब कितना टाइम लगेगा और बी से पिलर तक पहुंचने के लिए? सर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स. वेरी गुड. 5 मिनट और लगेंगे. ये है जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन, ये ना. Yes, sir. 23. ठीक है, 5 मिनट्स सही दिया है. बताया आपने आंसर. बना लीजिए इसको, वैसे ही डायग्राम वगैरह बनाइए और हल कीजिए. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चों ने देखते ही बता दिया कि हाँ ये आंसर होगा. 5 मिनट्स. बनाए इसका सॉल्यूशन, हो गया कंप्लीट. हमें ए से क्या आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. 10 मिनट मूव किया, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो 60 डिग्री. मान लीजिए हाइट एच थी, ये पी क्यू की, ए क्यू कितना हुआ h cot 30. h cot 30 मींस √3h. tan 30 फॉर्मूला लगा लो या फिर उससे निकाल लो, डायरेक्ट लिख सकते हो. cot 30 बराबर दिस अपॉन h, आ जाएगा h cot 30. ऐसे ये bq कितना है बताइए.
h cot 60, h cot 60 मींस h अपान रूट 3। तो AB कितना हुआ? AB हुआ AQ माइनस BQ मींस h रूट 3 माइनस h बाई रूट 3 कितना हो गया? 2h बाई रूट 3। तो ये डिस्टेंस है 2h बाई रूट 3 और ये डिस्टेंस है h बाई रूट 3। 2h बाई रूट 3 चलने में 10 मिनट लगे, तो h बाई रूट 3 में उसकी आधी है ना डिस्टेंस, 5 मिनट लगेंगे। 2h बाई रूट 3 कितना टाइम लगा है? 10 मिनट लगा है। तो h बाई रूट 3 में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। मतलब B से Q में पहुंचने में 5 मिनट और लगेगा। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है ना। तो ध्यान से इसकी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चंस ज्यादातर इजी रहेंगे इस पर। और जैसा कि आप देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, वैसे 5 JEE Mains 2017 का क्वेश्चन। लेट अ वर्टिकल टावर AB have its end A on level ground. Let C be midpoint of AB and P be a point on the ground such that AP बराबर 2AB if angle BPC बराबर बीटा then find tan बीटा। ऑप्शन है वैसे तो tan बीटा 6/7, 1/4, 2/9, 4/9। यह एक वर्टिकल टावर AB है, इसका एंड A ग्राउंड पे है, B ऊपर है, C इन दोनों का मिड पॉइंट है, P एक पॉइंट है। इस तरह से लेवल ग्राउंड पे कि AP बराबर 2AB, एंगल BPC दिया है बीटा, तो इससे tan बीटा कैलकुलेट करना है। 2/9 भव्य का आंसर आ गया है। 2/9 इसमें थर्ड ऑप्शन है 2/9 24 में सही है। वेरी गुड। तो आप देख ही रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आए, तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। जो डाउट्स होंगे वो आप पूछिए और बेटर करिए टॉपिक को। इसके अलावा टेस्ट दे सकते हैं आप टॉपिक का भी, या फिर एक फिक्स टाइम कर लेंगे बाद में। पहले आप इनको कर लीजिए एक्सरसाइज, उसके रिगार्डिंग टेस्ट ले लेंगे। एक वर्टिकल टावर है ए बी ऑन लेवल ग्राउंड, सी एक पॉइंट है इनका मिड पॉइंट, पी एक पॉइंट है लेवल ग्राउंड पे, पी यहां, एपी एपी कितना है 2 टाइम्स ए बी, ठीक है। और अगर ये h है, ये h/2 हो जाएगा, ये भी h/2 और ये है h, तो AP जो है 2h है, ये है AP बराबर 2AB, ये तो लिखा। फिर BPC, BPC कौन सा हुआ? BPC ये वाला है, ये बीटा है। तो ये तो फर्स्ट जो पहले क्वेश्चन किया था उस टाइप का हो गया क्या? अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो tan थीटा ये आएगा h/2/2h, h/2/2h दैट इज 1/4। और ये बड़ा वाला एंगल अल्फा ले लेता हूं, tan अल्फा कितना होगा h/2h मींस 1/2। ये बीटा जो है वो क्या है? अल्फा माइनस थीटा मींस tan बीटा क्या हुआ? tan अल्फा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा। ये तो है, एलसीएम लोगे 8 तो यहां से आ जाएगा 2/9 1/4, 2/9।
ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें सभी लोग, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो बताइए। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस यही है डिफरेंट टाइप्स के, और डायरेक्ट हमने वो क्वेश्चंस भी करके देख लिए जो जेईई में आते हैं। डायरेक्ट वो क्वेश्चंस किए ना, उसमें 4-5 क्वेश्चंस, और उसी से स्टार्ट किया। इंडक्शन देख लिया, तो आप इन दोनों के टॉपिक के करिए। होमवर्क में इंडक्शन वाला होमवर्क रखेंगे, एक्सरसाइज 1 and 2। इंडक्शन